नमस्कार दोस्तों, ये जो आप छोटी छोटी डिब्बियों में कुछ अ, रतन सा देख रहे हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप चेक कर पा रहे हैं, ये मछमणि है। मछमणि जो मैंने अभी काफ़ी मंगवा ली हैं, और इसके ऊपर मैं पिछले 6 महीने से रिसर्च कर रहा था। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारा गूगल पे डाटा मैं चेक कर रहा था, क्योंकि मेरी एक ही खोज है, राहु ग्रह से कैसे हम बच सकते हैं, या कैसे हम जो परेशानियां आती हैं उनसे छुटकारा कर सकते हैं। तो मैंने ये पाया है कि ये जो मछमणि है, इसका प्रयोग जो है बड़ा अद्भुत है, बहुत शानदार है। इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। दोस्तों, मछमणि आपने देख ली है। मछमणि इसका मतलब है कि मछली के मस्तक से निकली हुई मणि है ये। ठीक है। इसके ऊपर मैं पिछले 6-8 महीने से रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इसको प्रयोग करते हैं। ये नहीं है कि मैं कोई नया चीज लेकर आ गया हूँ या मैंने ही इसको ढूंढा। नो, इसको लोगों ने ढूंढा हुआ है। इसका प्रयोग उपयोग भी वो कर रहे हैं पहले से ही, क्योंकि इसका संबंध राहु ग्रह के साथ है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि राहु संबंधित कोई उपाय ढूंढते रहें। पिछले 20-22 साल की मेरी प्रैक्टिस भी यही है कि मैं कुंडली में ढूंढता रहा कि कैसे इंसान परेशान होता है, क्यों स्ट्रगल में जाता है। फिर मैंने देखा कि राहु और केतु अगर किसी ग्रह के साथ मिल जाएं तो उस ग्रह की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। जैसे आजकल अभी वीडियो बना रहा हूं तो 4-5 ग्रह राहु के साथ ही मिले हुए हैं। राहु के साथ शुक्र मिला हुआ है ना, रोज आप देख रहे हैं ना। अब पत्नियां पतियों के कत्ल कर रही हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कत्ल कर रहा है, पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। राहु शुक्र ने शुक्र की क्वालिटी खराब कर दी है। ऐसे ही पर्सनल जीवन में भी हम कह देते हैं, भाई तुम्हारी कुंडली में राहु शुक्र है, गृहस्थी का सुख, वैवाहिक जीवन सुख मिलने वाला नहीं है, बोल देते हैं हम लोग। तो इसी को ढूंढते रहते हैं कि राहु मंगल के साथ है तो अंगारक दोष है, लड़ाई झगड़े एक्सीडेंट ऑपरेशन करवाता ही करवाता है। राहु गुरु के साथ है तो गुरु चंडाल दोष बन जाता है वो। ऐसे राहु 7 पिंड ग्रहों के साथ परेशानी देता है। केतु भी देता है, याद रख लीजिएगा। उन दोनों के फलों में थोड़ा डिफरेंस होता है। केतु और राहु किसी भी 7 पिंड ग्रहों के साथ आ जाए तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। चलिए, वो मैंने ढूंढा। फिर मैंने ढूंढा कि मेरे से पहले बड़े बड़े विद्वान लोगों के उपाय करते रहते थे, तो ऐसी क्या कमी है उसको, उसके ऊपर भी शोध कर लिया जाए। फिर मैंने देखा कि ये जो राहु किसी ग्रह के साथ आ जाता है, थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी, सेल्फ स्टडी की, लोगों से पूछा, बड़े बड़े संतों, महात्माओं, गुरुओं, विद्वानों से, बड़े बड़े ज्योतिषियों से मिलते रहते थे हम लोग। मैं बहुत सम्मेलनों में भी जाने लग गया था। बहुत, आज से 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अब तो चलो ये सिलसिला रुक गया है। तो लोगों की स्पीचेस सुनते थे हम, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की, जो हमारे से भी 20-25 साल पहले से ज्योतिष कर रहे हैं, बड़ा तजर्बा जिनके पास। तो पितृदोष समझ आ गया मुझे कि ये राहु के साथ जब भी कोई ग्रह संपर्क में आ जाता है तो ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल हमें मिलना है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है। और नंबर 2, ये भी मुझे समझ आ गया था कि जो हमारी जन्म पत्री होती है, जो हमारा जन्म होता है, मैं अगर यहाँ हूँ, इसका मतलब अभी मुझे किसी जन्म का या कुछ ना कुछ लेन देन मेरा बाकी है। प्रभु मुझे फिर वापस मानव योनि में भेज रहे हैं ताकि मैं उसको पूरा कर सकूं। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा है ना, बड़े भाग मानव तन पाया। मानव तन का मतलब यही होता है कि हम अपने उन पूर्व के कर्मों से मुक्त हो जाएं, इस जन्म में कुछ ना कुछ सिस्टम को समझकर मोक्ष तक जाएं। ये तुलसी बाबा की लाइन का मतलब है, पंक्ति का मतलब है। अब वो कर्म कहाँ से पता चले, हमें क्या करना है, कहाँ पे हमें रुकावट पड़ रही है, किस चीज़ को हमें समझना है, वो जन्म पत्री ही बताती है, और कोई दुनिया का जरिया नहीं है। कुछ लोग सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखाएं भी देख लेते हैं। ठीक है। मतलब यही विषय है।
जो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर सकते हैं। तो जन्म पत्री बहुत इजी माध्यम भी है, क्योंकि अगर उसको आपने सीख लिया तो सीखने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इजी होती है। उससे आपको पता चल जाता है कि मेरे इस जन्म में आने का कारण क्या है, क्यों मैं आ गया हूँ। वो बताएगा आपको आपकी कुंडली में राहु और केतु का जो 12 खानों में हिसाब किताब, किस ग्रह के ऊपर उसकी दृष्टि है, किस ग्रह के ऊपर उसकी युति है। ये पितृदोष बन गया। फिर मैंने देखा कि एक और चीज चलन में है कि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में बंद हो जाएं तो उसे काल सर्प दोष की संज्ञा दी हुई है हमारे पिछले लगभग 100-150 साल पुराने ज्योतिषियों ने। पुराने से पुराने ज्योतिषियों ने नहीं, एक हमारे पुराने ग्रंथों में सर्प श्राप आता है राहु पंचम भाव में, जो संतान का घर होता है, जो प्राचीन हमारे जो ग्रंथ हैं। लेकिन जो काल सर्प दोष शब्द है वो लगभग 100-150 साल पुराने जो रिसर्चर्स, नए जो एस्ट्रोलॉजर होंगे 100 साल पुराने, उनका रिसर्च है। इसके ऊपर मतभेद भी होता था। हमारे जो पुराने वैदिक ज्योतिष के जो प्राचीन ग्रंथ पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं भाई ऐसा जो दोष है हमने नहीं कहीं पढ़ा हुआ जिसका नाम काल सर्प दोष है। ठीक है, तो मैंने फिर उसके ऊपर भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी कि ये क्या चीज़ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दोष है, कुछ लोग कह रहे हैं ये नहीं है। तो उसके ऊपर भी फिर लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाया, रिसर्चेस की, अपने दोस्तों की कुंडलियों पर, अपनी कुंडलियों पर, बड़े बड़े नेताओं की, बिजनेसमैन की कुंडलियों पर। लोग कह देते हैं ना इंदिरा गांधी की कुंडली में भी काल सर्प दोष है तो वो तो इतनी सक्सेस है, नेहरू जी की कुंडली में भी काल सर्प दोष है, वो देखिए सचिन तेंदुलकर की कुंडली में देखिए कितना अमीर और प्लेयर हो गया। लेकिन जब अंदर जाते हैं ना, उनकी जब जीवनियाँ पढ़ते हैं तो लता मंगेशकर की कुंडली में ऐसे बहुत सारे नाम हैं हमारे पास जो चैलेंज करने वाले हैं, फिर इनका नाम ले देते हैं। तो मैं कह देता हूँ भाई आपकी जो कुंडली है ना इंदिरा गांधी जैसी है, काल सर्प दोष वाली है, इंदिरा गांधी जैसी है। अब सामने वाले को एक बार तो खुशी मिलती है, इंदिरा गांधी जैसी मेरी कुंडली है, या लता मंगेशकर जैसी तुम्हारी कुंडली है, राहु 12वें भाव में है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी तुम्हारी कुंडली है। ठीक है, तो एक बार तो खुश हो जाते हैं कि भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ मिलती है मेरी कुंडली, है ना। सक्सेस लोग जिनका नाम सक्सेसफुल लोगों में आता है उनके साथ मिलती है हमारी कुंडली, ये काल सर्प दोष के कारण। तो मैं फिर उनको बोलता हूँ कि जाइए आपकी कुंडली तो इंदिरा गांधी जैसी है, काल सर्प दोष है इसमें वही है जो इंदिरा गांधी की कुंडली में है। तो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो आया हूँ आपके पास परेशानी लेकर अपनी, मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा, मुझे पति का सुख नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो इंदिरा गांधी जैसी कुंडली है। तो मैं कहता हूं कि यही तो हम लोगों को बताते हैं कि दो बेटे पैदा हुए संजय और राजीव, दोनों ब्लास्ट में मारे गए। संजय मारा गया कहाँ, एरोप्लेन में ब्लास्ट हुआ, और राजीव कहाँ मारा गया, एक रैली में एक बटन लगाकर धेनु नामक एक लड़की ने उड़ा दिया बेल्ट बम के साथ। पति के साथ उसका क्या हुआ, डाइवोर्स हुआ, तलाक हुआ। पिता के साथ उसका मतभेद चलता रहा, और उसके बड़े कारनामे हैं इंदिरा गांधी के, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अंत में जो उनकी बायोग्राफियां हैं, जो उनके नज़दीकी लोगों की बुक्स हैं, आप पढ़िए कि किस प्रकार वो एक प्रकार से अंदर ही अंदर टूटी हुई लेडी थी। ठीक है, ऐसे ही लता मंगेशकर, किसी को बोल दो तुम्हारी कुंडली में वही काल सर्पदोष है, लता मंगेशकर की कुंडली में आप जाइए तो लता मंगेशकर की आप इंटरव्यू सुने, वो कहेंगी कि मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु कि मुझे अगर अगला जन्म दिया तो लता मंगेशकर मत बनाना, क्योंकि 12वें घर में राहु है, आजीवन विवाह हुआ ही नहीं उसका, प्रेम संबंध हुआ था। ठीक है, और पालती रही अपने भाई बहनों को, और जब भाई बहन पल गए तो लता और उनकी जो सिस्टर है आशा, उनके बीच में बहुत बड़ा मतभेद पैदा हो गया। ठीक है, मतलब हम सोचते हैं सक्सेस, पैसा, अंदर जाओ उसके, पैसा बहुत, पैसा तो हमारे पंजाब में कहते हैं खुसरों के पास ज़्यादा है, कंजरियों के पास ज़्यादा है। तो क्या आप उनको सक्सेस मानेंगे? अगर पैसे की बात है, वो कहते हैं हिजड़ों के पास पैसा है, वैश्य के पास पैसा बहुत है, उसको सक्सेस मानते हैं आप लोग। लता कहती है कि मुझे दोबारा लता मत बनाना प्रभु, काल सर्प है उसकी कुंडली में। इंदिरा का आपने, मैंने आधी सी स्टोरी सुनाई है आपको, सबको पता ही है।
नेहरू के बारे में भी आपको पता ही है किस प्रकार उसके लक्षण रहे हैं और मृत्यु कैसे हुई, कौन सी बीमारी के साथ, समझ। तो ये चीज़ें जो हैं, इन्हें फिर पढ़ा मैंने। फिर मैंने धीरू भाई अंबानी की जन्मपत्री खोज निकाली, मिल जाती है ना नेट पे बुक्स में, उनमें भी काल सर्प दोष है। अब मैंने देखा कि ये जो इंसान है, इस इंसान की कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ऐसा इन ग्रहों ने क्या करवाया कि हालांकि काल सर्प दोष है इसमें, पर इस इंसान के कर्म, मेहनत, संघर्ष के आगे टिकना और एक दिन सरकार के पैरेलल हो जाना, आज कोई माने या ना माने, वो जो उसकी इंडस्ट्री है रिलायंस या अंबानी जिसको हम कह देते हैं, सरकार के पैरेलल हैं। छोटे छोटे कंट्री पाकिस्तान को वो खरीद सकते हैं विद लैंड, विद सारी उनकी जनता, और उनको काम पे लगा सकते हैं पूरे पाकिस्तान को। और छोटे छोटे कंट्रीज को तो उन्होंने लिया ही हुआ है, वहाँ पे खेती बाड़ी की सारी ज़मीनें लीज ली हुई हैं, लोगों को कम पता है उनके बारे में, ठीक है। तो वो भी मैंने देखा। उसका मतलब ये है कि ये जो कुछ कुंडलियां हैं जिनमें सर्प दोष भी है, राहु केतु का ही दोष है, वो सक्सेस भी हुए, नामचीन भी हुए, और वो इंदिरा गांधी की तरह डिप्रेस नहीं हुए, लता मंगेशकर की तरह डिप्रेशन में नहीं गए। उनका लगाया हुआ जो पौधा है, देखिए फल फूल रहा है आगे जाकर भी। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो टोटल टोटल बलिदान था, टोटल कर्मयोगी हो गए वो। टोटल बलिदान किया उन्होंने सोसाइटी के लिए, परिवार छोड़ दिए काम के लिए, चीज़ें बनाई समाज को भी। एक वही इंसान था जिसने 500 रुपए का मोबाइल एक रिक्शा वाले के हाथ में भी दे दिया था। ये सोसाइटी का काम है। आप सोचते हैं यार पैसा बड़ा कमा गया, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। अगर वो 500 रुपए का मोबाइल निकाल कर ये ना कहता कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो क्या आप समझते हैं कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन होता इस देश में? नहीं होता। तो वो समाज के प्रति समर्पित, घर त्याग दिया, ऐसे एक पौधा लगाया उन्होंने। उनकी कुंडली भी हमने स्टडी की है, तो हमें फर्क पता चल गया कि कौन सा राहु केतु की स्थिति का जो काल सर्प दोष है, वो जीवन में चाहे पैसा आ जाए, प्रसिद्धियां मिल जाए, बन जाओ इंदिरा गांधी, बन जाओ लता मंगेशकर, पर अंदर डिप्रेशन है। तो कौन सी स्थितियां हैं जो एक वो पौधा भी है जो नाम यश तो है ही है लेकिन ऊंचाई तक जा रहा है, एक वो पौधा भी है इंदिरा गांधी, उसका खानदान अब खात्मे के कगार पर ही है। वो जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप सबको पता ही है, ठीक है ना। तो ये सारी स्थितियां फिर मैंने पढ़ी, काल सर्प दोष को समझा। फिर जब इसके बारे में डिस्कशंस शुरू की, तो कुछ लोग कहते हैं ये तो लिखानीय ग्रंथों में होता ही नहीं है। जिन लोगों ने रिसर्च कर ली, जिन लोगों ने लोगों की लाइफ के ऊपर इनके होते हुए इफ़ेक्ट्स देख लिए, वो कहते हैं ये पूरा असर करते हैं। तो मैंने छोड़ा नहीं है उसको। मैंने फिर देखा कि ये सिस्टम क्या है कि सभी ग्रह जब वन साइड हो जाते हैं, राहु केतु के एक तरफ, जिसको काल सर्प कहते हैं, इसका बेस क्या है? इसका बेस है पाप कर्तरी दोष, जो हमारे प्राचीन ज्योतिष का एक हिस्सा है, योग या दोष जो भी आप बोल लीजिए। पाप कर्तरी एक योग होता है कि मान लीजिए एक हाउस के दोनों तरफ दो एंटी प्लैनेट्स बैठे हों, पाप ग्रह बैठे हों, तो वो उस हाउस के फल नहीं मिलने देते। समझ गए बात को? उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि 7वें घर के एक तरफ शनि हो, एक तरफ मंगल हो, दोनों पापी से ग्रह होते हैं, शनि और मंगल। बीच में 7वां घर आ गया, पाप कर्तरी मतलब कैंची बन गई, तो भी मैरिज का सुख नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, चाहे 7वें घर में उच्च ग्रह बैठे हों, सप्तमेश उच्च बैठा हो, अगर 7वें घर के आस और पास, छठे घर में और 8वें घर में दो शत्रु ग्रह, दो एंटी प्लैनेट्स, दो पापी ग्रह बैठे हों, तो पाप कर्तरी दोष लग जाता है, 7वें घर का फल फिर नहीं मिलता जीवन में। कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं। 7वां जैसे मैरिज है, 5वां संतान का है, 5वें घर के दोनों तरफ यानी कि चौथे और छठे घर में पाप ग्रह आ जाए तो उसको पाप कर्तरी दोष लग जाएगा, संतान नहीं होती, हो जाती है तो फिर नालायक निकलती है।
समझते हैं बात को? भाग्य स्थान जो होता है नौवां घर, उसके दोनों तरफ दो पाप ग्रह आ जाएं, एंटी प्लैनेट्स आ जाएं, तो नौवें घर को पाप कर्तरी दोष लग जाता है। इंसान की किस्मत नहीं खुल पाती, जूझता रहता है, काम करता रहता है, 99 तक पहुंचता है सांप, फिर डंक मारता है वो, फिर जीरो पे गिरता है, फिर उठता है, फिर 99 तक जाता है, फिर डंक पड़ती है। वो भाग्य स्थान मंदा होता है। इसलिए कई बार मैं कहता रहता हूँ ना कि नौवें घर में अगर राहु आ जाए, समझ लो किस्मत खराब है आपकी, भाग्य खराब हो गया। तो फिर मैंने इस पाप कर्तरी दोष को समझा कि ये दो पापी ग्रह अंदर वाले घर को लॉक लगा देते हैं। तो राहु और केतु तो अमृत पिए हुए ग्रह हैं। जब ये राहु और केतु इन सभी ग्रहों को पाप कर्तरी दोष में लपेट लेते हैं, तो निश्चित रूप से इन सभी ग्रहों के फल देने की क्षमता में कमजोरी आ जाती है। समझ गए बात को? तो मैंने फिर जब उसको फिर स्टडी किया, ऐसे नहीं, फिर मैंने अलग अलग कुंडलियों को, दोस्तों की कुंडलियां, रिश्तेदारों की कुंडलियां, अपनी, मेरी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, अपनी कुंडली के ऊपर उसको देखा कि मेरी कुंडली वाला जो काल सर्प दोष है, ये मुझे कहाँ पर बांध कर बैठा हुआ है, क्या ये खुल सकता है या नहीं। उसके ऊपर फिर मैंने ट्राई की थोड़ी अपने, ये जो मैंने आपके सामने कलर थेरेपी रेड पहन के रखता रहता हूँ, है ना, तो मैंने देखा कि हो तो सकता है, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। फिर मैंने कालसर्प दोष नाम को अपना लिया। पहले राहु सूर्य, राहु गुरु, राहु मंगल, पितृदोष नाम को अपना लिया। फिर कालसर्प दोष नाम को भी अपना लिया कि जो कहते हैं है होता है, जो कहते हैं नहीं होता, उनको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा पुरानी किताबों में तो एड्स भी नहीं लिखी हुई, पुरानी किताबों में तो डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 भी नहीं लिखी हुई। डायबिटीज शुगर रोग है जी, मधुमेह है। अब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तो 50-100 साल पहले नहीं लिखी। अब डॉक्टर ये नहीं ना कहते कि ये लिखा नहीं हुआ तुम्हें दवाई नहीं मिलेगी, भागो यहाँ से, ऐसा नहीं कहते। हमारे लोग कह देते हैं कि ये नहीं होता तुम जाओ। तो मैंने नहीं छोड़ा उसको, मैंने रिसर्च किया, शोध किया, पढ़ा उसको ठीक से, लोगों के ऊपर अप्लाई किया, अपने खुद के जो मेरी वाली कुंडली का काल सर्प दोष है उसके ऊपर अप्लाई किया, देखा कि इनसे कैसे लड़ा जा सकता है राहु के इस बैड एनर्जी के साथ। कलर थेरेपी को समझ लिया अपनी मैंने। आज हमारा उपाय ही कलर थेरेपी होता है। आज मेरे साथ बहुत सारे लोग पॉडकास्टिंग करते हैं, कहते हैं पंडित जी आप उपाय क्या कराते हैं? मैं कहता हूँ कलर थेरेपी कराते हैं। अब उस कलर थेरेपी में सब कुछ ही आता है। ये कलरफुल स्टोन्स भी आते हैं, ये कलरफुल मौली भी आती है, ये कलरफुल ड्रेसेस भी आते हैं, ये कलरफुल कुर्सी भी आती है। मेरी तो यहाँ पे ये देख लीजिए, मेरी पानी की बोतल है, कौन से कलर की है? जिस कलर का पुखराज मैं पहनता हूँ। कौन इतना ध्यान रखता है लाइफ में? लोगों के घरों में नीली पानी की बोतल होती है, पता है आपको? येलो बोतल में पानी पीने लग जाते हैं। इसको साइड पे रख देता हूँ। नीली रंग की बोतलों में पानी पीते हैं, राहु की एनर्जी अंदर जाती है। तो कालसर्प का उपाय करवाना शुरू कर दिया मैंने, पितृदोष का उपाय कराना शुरू कर दिया मैंने, नाम प्रयोग करना शुरू कर दिया। उपाय तो राहु और केतु की शांति होती है, वो तो आज भी हम करवाते ही हैं, हर अमावस्या पे, हर पूर्णिमा पे, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि कोई भी हम दवाई खा लें, कोई भी हम उपचार कर लें, कोई भी ज्योतिषीय उपाय कर लें, उसके बाद परहेज रखना है। अब डॉक्टर के पास कोई शराबी चले जाए, उसके लीवर का ऑपरेशन तक कर सकते हैं, वो ठीक कर सकते हैं, उसके बाद ये कह देते हैं कि शराब नहीं पीनी, परहेज फिर भी रखना पड़ेगा, तो जाकर आपको इस दवाई का, इस ऑपरेशन का, इस उपचार का फायदा होना है, नहीं तो होना नहीं है, फिर वहीं का वहीं है ये बीमारी। ऐसे ही हम भी कहते हैं कि भाई तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष या राहु का जो चंडाल दोष या अंगारक दोष बना, ये वहीं का वहीं है। ये जितनी बार देखोगे नजर आएगा इसमें है। तुम्हें जो कलर थेरेपी एंटी और पॉजिटिव बताई गई है, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको फॉलो करना ही है। तुमने उसको छोड़ा नहीं तो दोबारा फिर मेरे पास आ जाओगे, पंडित जी वही परेशानियां दोबारा शुरू हो गई हैं, वही दोबारा फिर से संघर्ष शुरू हो गया। फिर उसी ग्रह के कारण हो रहा होता है जो आपकी कुंडली को दोष लगा रहा है, वही काल सर्प दोष वाला राहु और केतु। तो उसमें हम कलर बताते हैं ना आप सबको कि रॉयल ब्लू कलर बंद कर देना, राहु का रंग है, ब्राउन कलर बंद कर देना, केतु का रंग है। वो परहेज ही होता है। उसमें हम चीजें ढूंढ रहे हैं, जैसे केतु का संबंध खट्टी चीजों के साथ है। हम कहते हैं खाना मत, कई लोगों को गोलगप्पे, चटनियाँ, अचार खाने का शौक है, तो उसको मना कर देते हैं कि भाई इसको छोड़ दो, केतु तुम्हारे अष्टम भाव में है, पेट को ही खा जाएगा, टांगों को खराब कर देगा, जनन अंगों को खराब कर देगा।
या राहु तुम्हारे 7वें घर में है, रॉयल ब्लू कलर को बंद कर दो, नशा बंद कर दो, नहीं तो शादी सफल नहीं होने देगा, यौन रोग लग जाएंगे। कह देते हैं ना, बता देते हैं 7वां घर खराब है, छठा घर खराब है, 8, कोई भी घर हो तो परहेज बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि तरंगे फिर से हमें तंग करती हैं उन्हीं ग्रहों की। हमने लड़ना है उनके साथ अपने शुभ ग्रहों के कलर्स को यूज करके, उनको दूर रखने का कोई तरीका ढूंढना पड़ता है। रिसर्च मैं करता रहता हूँ, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, ये बैटरी जो होती है ना हमारे घर में, बैटरी, इन्वर्टर वाली बैटरी, उसमें आप ध्यान से देखोगे उसमें लेड की प्लेट्स होती हैं, सिक्के की। अब लेड क्या है? लेड भी राहु है। अब उसमें पानी डालना पड़ता है, पता है आपको? पानी डालते हैं, लेड प्लेट डूबती हैं तो बैटरी सही तरीके से चार्ज होती है, और जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर वाली बैटरी से हमारा बल्ब पंखा चल जाता है। अब वो जो बल्ब और पंखा चलता है वो राहु की लाइट होती है। आप ध्यान से सुनेंगे तो पंखे में से आवाज आएगी घूं करके, जब वो इन्वर्टर पे चल रहा होता है। ट्यूब की चोक में से आवाज आती है, और थोड़े दिनों में टेम्परेरी तौर पे वो हमें लाइट तो देते रहते हैं, लेकिन एक दिन वो ट्यूब या एक दिन वो पंखा खराब हो जाता है, जो बैटरी इन्वर्टर पे होता ही होता है सबका। ठीक है, क्योंकि उसमें लेड प्लेट्स हैं, उसमें राहु है बैटरी में, उसके माध्यम से एनर्जी मिल रही है हमें। पानी में डुबो देते हैं, चंद्रमा जल को कहते हैं, अगर डुबो देते हैं तो वो थोड़ा पॉजिटिव होकर लाइट देनी शुरू कर देता है। अब मैंने एक नया फार्मूला देखा इन्हीं बैटरी इन्वर्टर वालों के पास, एक नई बैटरी आ गई, उसको लिथियम बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब लिथियम बैटरी पहले पहले मोबाइल्स में तो आ गई थी, वो छोटी होती है। मैंने कहा भी ये तो चलो मैंने समझ गया हूँ, इसमें कुछ है ऐसा जो राहु से लड़ने की शक्ति रखता है लिथियम में। पर वो छोटी सी बैटरी है, 2-3 घंटे बाद फिर से वो फुस हो जाती है, उसको फिर से चार्ज करना पड़ता है। अब मैंने देखा कि घरों की जो बैटरी इन्वर्टर है वो भी पुराने जमाने की बैटरी फिनिश होगी, लिथियम बैटरी घरों में भी लग रही है, जिसमें पानी डालने की जरूरत ही नहीं है। इस बैटरी को खोलने की भी जरूरत नहीं है, और अपने लोड के हिसाब से लगा लो तो वो बैटरी एसी भी चला रही है, फ्रिज भी चला रही है, टीवी भी चला रही है, पंखे भी चला रही है, लाइट भी चला रही है, जो लिथियम बैटरी है। मेरे को, आपको पता है फिर आदत है ढूंढने की, मैंने ढूंढा, रिसर्च किया। इंटरनेट तो इस समय भगवान का रूप ही है एक तरह का, जो मर्जी उससे पूछ लो। मैंने देखा भाई इसमें लेड अब नहीं है, यानी कि राहु इसमें अब नहीं है, इसमें पानी नहीं डालना पड़ता, इसको कई कई साल खोलना नहीं पड़ता, इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला है? अब उसके अंदर कोई तो फॉर्मूला होगा ना, खनिज होते ही है ना। तो मैंने उसको, मैं यहाँ पे वो बोलूँगा नहीं, ठीक है, वो आप गूगल से ढूंढ लीजिए। अब अगर वही फॉर्मूला हमारे शरीर के ऊपर भी वर्क करने लग जाए, वही फॉर्मूला, उसके साथ संबंधित चीज हमें कोई मिल जाए, जैसे हम मेटल यूज करते हैं ना, चंद्रमा की चांदी यूज करते ही हैं, सोना यूज करते हैं बृहस्पति सूर्य का, पीतल तांबा यूज करते ही है ना मंगल और गुरु का, लोहे का कड़ा पहनते हैं ना शनि को स्ट्रांग करने के लिए, तुलसी की माला पहनते हैं बुध को स्ट्रांग करने के लिए, करते हैं ना। तो वो जो उस बैटरी में राहु का इलाज इन इलेक्ट्रिशियंस ने निकाल लिया, वैज्ञानिकों ने, उसके साथ संबंधित मच्छमणि मुझे मिल गई है। अब इसके अंदर और लिथियम बैटरी के अंदर सेम शक्ति है, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, गूगल पे ढूंढिएगा, क्योंकि बनी बनाई खीर मत खाइएगा, मैंने तो ढूंढा हुआ है ना, यहाँ बताऊंगा नहीं आपको। अब ये वही है जो लिथियम बैटरी के अंदर शक्ति है, यानी कि जब हम अपनी कुंडली चेक करवाते हैं, हम देखते हैं कि इसमें राहु का दोष है, राहु केतु की शांति पूजा करवाते हैं, उसके बाद हम अपनी त्रिकोण हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, फाइनेंस के लिए 3 रत्न धारण करते हैं। अगर इसमें मच्छमणि को ऐड कर लिया गया, मच्छमणि को, तो इन 3 रत्नों की एनर्जी जो गेन करने की और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ये राहु की तरंगों का एंटी एक तरह से रत्न समझ लीजिए। हालांकि
इसके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। मच्छ मणि, मछली के मस्तक से निकलती हुई ये मणि है। ठीक है, इसको रिसर्च कीजिएगा आप, यहाँ पे सारा मैं कुछ नहीं बताने वाला आपको। तो ये जो सिस्टम है, जब मैंने इसको अब फेसबुक पे पोस्ट कर दिया मच्छमणि को, अब लोग कहते हैं इसको ऐसे ही पहन लें, इसको देव श्रेणी वाले पहन सकते हैं या दैत्य श्रेणी वाले पहन सकते हैं, पूछ रहे हैं लोग। तो इसको देव श्रेणी भी पहन सकते हैं, दैत्य श्रेणी भी पहन सकते हैं। अभी एक ने किसी को सवाल को मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं इसको फिर तो बिना कुंडली दिखाई पहन सकते हैं अगर देव और दैत्य दोनों के लिए, इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल होगी मच्छमणि। तो ये जो मच्छमणि है ना, ये देव भी पहन सकते हैं, दैत्य श्रेणी वाले भी पहन सकते हैं। देव श्रेणी का मतलब समझते हैं ना आप, वो ना समझ लेना इंद्र देवता और कोई राक्षस। देव श्रेणी मतलब मेष लगन, वृश्चिक लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, धनु लगन, मीन लगन, ये देव श्रेणी वाले। जो दैत्य श्रेणी वाले में वृष लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, ये राशियां जब लगन में आती हैं तो हमारी श्रेणियां बनती हैं। दोनों पहन सकते हैं इसको, पर बिना कुंडली दिखाए नहीं पहन सकते, क्योंकि हमें पहले कुंडली में देखना पड़ेगा कि राहु किस ग्रह को प्रभावित कर रहा है, उसकी राहु शांति पूजा करवानी पड़ेगी। न्यूट्रल करने के बाद इसको धारण किया जाता है, एनर्जी को न्यूट्रल करने के बाद इसको धारण किया जाता है, ताकि राहु की तरंगे अब दूर रहें। फिर अपने 3 जेमस्टोन, चाहे लॉकेट में चाहे हैंड्स में हम पहनते हैं, पहन लेने चाहिए, वो एनर्जी तेज कर देते हैं। कई बार राहु भी हमें छुपे हुए फायदे दे रहा होता है, पता आपको? जितने लोग स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से करोड़ों अरबों तक पहुंच जाते हैं, उसमें राहु एक छुपा हुआ फायदा दे रहा होता है। जितने लोग विदेश में जाकर फल फूल जाते हैं, उसमें राहु एक छुपा हुआ फायदा दे रहा होता है। जितने लोग सडन गेन लॉटरी वाले मामले में कामयाब हो जाते हैं, उसमें राहु एक छुपा हुआ फायदा दे सकता है। जितने लोग राजनीति में कामयाब होते हैं, दशम भाव में राहु का खेल होता है, वो देखना पड़ता है उच्च राशि में है, नीच राशि में है, शत्रु में है, मतलब लंबा खेल है। मतलब ये केवल कई लोग इसी में आ गए हैं कि 10वें घर में राहु है, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं, 6वें घर में राहु है, शत्रु नाश कर देगा, 11वें घर में राहु है, फायदा करेगा, तीसरे घर में, ऐसे नहीं होता। तीसरे, छठे, 11वें, 10वें घर में भी राहु किस राशि में है, वो उस राशि के साथ उसका संबंध कैसा है, उस राशि का स्वामी ग्रह कहाँ पे है, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। केवल किताबी बातें मत करो, 3, 6, 11 में राहु बढ़िया, दशम में बढ़िया, नो नो नो, ऐसे बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं होता, सब कैलकुलेशन का खेल है। तो वापिस आता हूँ अपनी बात पे, कई बार राहु छुपा हुआ कुछ काम का फायदा दे रहा होता है, उनको मैं नहीं पहनाता। ये मैं कहता हूँ भैया तुम्हारी लाइफ उसी से चल रही है, जिसका नाम राहु है, उसको चलाते जाओ, समझ गए? ये अगर मच्छमणि पहननी है तो 60 साल की एज के बाद पहन लेना, जो आता है आने दो पहले। तो वो हमारी एडवाइस है ना, हमने देखना होता है कुंडली कैसी है, आपका काम क्या है, आप कहीं से कमा रहे हो या नहीं कमा रहे, या फिर कई लोग स्टॉक एक्सचेंज में हार ही रहे होते हैं, जुए में हार ही रहे होते हैं, समझ रहे हैं? जो शॉर्टकट मनी वाले लोग हैं, हार ही रहे होते हैं, उन्हें राहु नहीं कामयाब होने देता, उनके लिए है ये। समझते हैं? दोनों चीजें चलेंगी साथ साथ में। वही पंचम भाव है, वही राहु ग्रह है, शुभ राशि हुई, मित्र का घर हुआ, तो जुए सट्टे लॉटरी स्टॉक एक्सचेंज से करोड़ों अरबों तक ले जाता है। वही पंचम भाव है, वही राहु है, वही सडन गेन का पंचम हाउस अगर राहु ने खराब कर दिया तो आपको कभी जुए सट्टे लॉटरी में जीतने नहीं देगा। वहां पर फिर ये काम आती है आपके लिए कि भाई अगर आपने शॉर्टकट मारना है तो ये लीजिए, ये राहु को पहले तो दूर करो। खेल सारा कुंडली देखने का है, खेल सारा अपने अच्छे और बुरे ग्रहों को पहचानने का है, खेल सारा हमारी धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 त्रिकोणों का है। हमें पता होता है कि आपकी डिमांड क्या है, आपकी कुंडली की मैसेज क्या है, किस प्रकार आपने उसको समझकर धर्म त्रिकोण एक्टिव करनी है, अर्थ त्रिकोण एक्टिव करनी है, जिसमें दूसरा छठा घर होता है, 10वां घर होता है। काम त्रिकोण एक्टिव करनी है, जिसमें तीसरा, 7वां और 11वां घर एक्टिव होता है। या फिर मोक्ष त्रिकोण एक्टिव करनी है, जिसमें चौथा, 8वां और 12वां घर होता है। सो ये 4 त्रिकोण होती हैं हमारे वैदिक सिस्टम में, जिसमें ज़्यादातर हम धर्म त्रिकोण को एक्टिव करते हैं कि बंदा
पॉजिटिव से जिए। हम करने को तो आपकी काम त्रिकोण एक्टिव कर सकते हैं। काम त्रिकोण में क्या होता है? पावर, वुमेन, मनी। पावर कहाँ है? तीसरे घर में। वुमेन कहाँ है? सातवें घर में। मनी कहाँ है? 11वें घर में। लगन पंचम नवम धर्म की बजाय काम त्रिकोण एक्टिव कर लो, हो जाएगी वो भी। पर उसके साथ पुलिस केस भी आएंगे, उसके साथ झगड़े भी आएंगे, उसके साथ मुसीबतें भी आएंगी, क्योंकि जहां पावर आएगी वहां झगड़े आएंगे ही आएंगे। समझते हैं बात को? जहां वुमेन आ गई, काम आ गया, पत्नी फिर या पति, सातवां घर पतन का कारक बनते ही बनते हैं। जहां विशेज एंड डिजायर्स आ गई 11वें घर में, जिसको लाभ कहते हैं, वहां पर फिर हुक एंड क्रुक पैसा कमाने की आदत भी आती है। तो बहुत सारे फिर वहां पे हमें साथ साथ केसेस, लीगल प्रॉब्लम्स, बीमारियां, बहुत कुछ होगा जब हम काम त्रिकोण को एक्टिव करें। हम तो, लोग तो अगर यही मांगते हैं हमसे कि पावर मिले, वुमेन मिले, पैसा मिले, जो उल्टी त्रिकोण है। लेकिन हम कहते हैं लगन पंचम नवम को ठीक कर लो भैया, धर्म त्रिकोण में रहो तो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चलो, अच्छे काम कर लो, 6 8 12 के नेगेटिव ग्रहों के दान पुण्य कर लो, राहु केतु से बच के रहो, तो ये जिंदगी निकाल लो। क्योंकि प्रभु ने आपको भेजा है कर्मों में सुधार करने के लिए। अब हमारे जो कर्म है, जो हमारा जो प्रारब्ध है, उसका सुधार इसी थ्योरी से होता है, धर्म त्रिकोण की थ्योरी से। उसी को हम अपनाएंगे तो हम ईश्वर की जो बताया हुआ रास्ता है उस पर चलेंगे। काम त्रिकोण आपके सामने है, अर्थ त्रिकोण आपके सामने है। अब अर्थ त्रिकोण में क्या होता है? धन स्थान, कर्जे का घर और व्यापार का घर। अब जो लोग बड़े बड़े अमीर आप देखते हैं ना, वो अर्थ त्रिकोण पे चलते हैं। दुनिया का कोई भी बिजनेस लोन के बिना नहीं चलता। बिजनेस 10th हाउस, लोन 6th हाउस, और फिर धन 2nd हाउस। अब हमारे पास लोग आ जाते हैं, हमारे पास पंडित जी मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया है, कोई कहता है मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा, कोई कहता है 50 लाख का मैंने लोन देना है, कोई कहता है मैंने होम लोन देना है, मैंने कार लोन देना है। बात करेंगे उनकी जो 100 100 करोड़ का लोन लेते हैं, अंबानी, अडानी, बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेस के, वो उनकी लाइफ देखिए। और खुद डरेंगे 5 10 20 लाख के कर्जे से। देखिए, पता ही नहीं है ना हमें, हम क्या चाहते हैं। बनना हमें वो है जिन्होंने अर्थ त्रिकोण को एक्टिव किया हुआ है। पहले कर्जा लेते हैं, फिर बिजनेस फैक्ट्री डालते हैं, फिर धन की चाल शुरू हो जाती है। बनना वो है। डरते किससे हैं? होम लोन से, कार लोन से, मैंने कर्जा देना, मैंने दोस्त के पैसे देने। मतलब बनना वो चाहते हैं, डरते इससे हैं। तो इसलिए अपनी अपनी रेंज को पहले समझ लीजिए अपनी कुंडली से कि क्या बनना है, किस त्रिकोण को आपने एक्टिव करना है। अगर आप धर्म त्रिकोण छोड़ के काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण एक्टिव करेंगे तो निश्चय ही, मुझे पता है, लग्जरीज तक पहुंचेंगे। लेकिन फिर बीमारियां, कैंसर, एड्स, कुछ ना कुछ लीगल प्रॉब्लम, जेल यात्रा, कोर्ट केस, बैंक प्रॉब्लम, फाइनेंस आएंगी। फिर उनसे लड़ना भी तो पड़ेगा ना, जूझना पड़ेगा। वो ना आए बस हमारे जीवन में। लोग ये कहते हैं, थोड़ी सी परेशानी आ जाती फिर भागे आएंगे, पंडित जी आपसे ना उपाय कराया था ये। भाग कहीं रहे हो, उपाय कोई करवा रहे हो, तो फिर वो तो आएंगी भाई। ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है जो हम आपके साथ साझा करते हैं। ये तरंगों में से कैच करनी है हमें, तरंगें धर्म त्रिकोण की, अर्थ की, काम की या मोक्ष की। और ये तरंगे तो हम कैच कर सकते हैं, लेकिन इन सबको, धर्म अर्थ काम मोक्ष को नेगेटिव करने वाले जो तिरंगे हैं, उनको दूर रखने के लिए अब ये मच्छमणि मैंने आपके साथ छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की थी। वीडियो हो गया आधा घंटा लंबा, और आप इसको समझ लीजिएगा। अपने प्रश्नों को आप कमेंट लाइन में या मेरे व्हाट्सएप मैसेज में लिख सकते हैं। बस ये समझ लीजिए, कोई भी जो मेडिसिन होती है ना, कोई भी दवाई, ये भी मेडिसिन ही है। जो मैं, मेरे पास ये देखिए कितने इकट्ठे किए हुए हैं मैंने, और भी है। ये सारा लिफाफा इसी से भरा हुआ है, मच्छमणि के साथ। ठीक है, ये बिना ब्लड टेस्ट के, बिना नाड़ी टेस्ट के कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। इसी तरह बिना कुंडली दिखाए कोई भी, चाहे पुखराज, मूंगा, रूबी, माणिक, नीलम या ये मच्छमणि, नहीं धारण करनी चाहिए। इनके भी फायदे हैं, इनके भी फायदे हैं। किनको होने हैं? जिनकी कुंडली अलाउ करेगी। बस ये आज
इस वीडियो को यहीं पे मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो लंबी होती जाएगी। मेरी बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हमारे पास होती हैं। हमारे पास तो एक्सपीरियंस ही इतने हैं, हमारे पास तो स्टोरीज इतनी हैं लोगों की कि इतनी इतनी स्टोरीज तो फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर्स के पास नहीं होती जितनी हमारे पास कहानियाँ। सो मच मनी के बारे में पिछले 6-8 महीने से मैं शोध कर रहा हूँ, अब आगे भी करूँगा। अभी कल ही मैंने अपने एक बहुत प्यारे मित्र को दी है ना, परसों दी है। तो उसको मैंने कहा भाई तेरा टेवा बड़ा ख़राब है, ये पहन ले। ऐसे फ्री में मैंने दे दिए, पैसे नहीं लिए उससे, मैं बाद में लूँगा, ठीक है। तो वो कहता है कि राजन भैया जब से पहनी है ना मुझे लूज मोशन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं मेरे को लूज मोशन है और कोई मेडिसिन नहीं लग रही, क्या उतार दूँ? डर गया वो। मैंने कहा नहीं, ये जो हमारी इंटरस्टाइन होती है ना, यहीं पे तो छुप के बैठा है। यहीं से तो भगवान नरसिंह ने फाड़ दिया था हिरणाक्ष को और उसकी इंटरस्टाइन निकाल कर अपने गले में लपेट ली थी। कभी फोटो देखिए, यहाँ पे जो इंटरस्टाइन थी ना हिरणाक्ष की, हिरण्यकश्यप की, वो भगवान नरसिंह ने नाखूनों से फाड़ कर निकाल दी थी। यहाँ पे ही तो वो रहता है, इसी पे, इसी जगह पे तो मल है हमारे अंदर। वो सफाई हो रही है तुम्हारे अंदर। जैसे हम खीरे को घिस घिस के जहर निकाल देते हैं ना, फिर मीठा होता है। तो वो डर के उतारने लगा था, मैंने कहा उतारना मत, 2 दिन हो गए हैं ना, एक आधा दिन और हो जाएगा, साथ में कोई अच्छा फ्रूट फ्राट खाओ ताकि बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। सफाई करने दो इसको, अब देखना क्या रिजल्ट आएंगे। तो अब उसके जो जो आगे रिजल्ट आएंगे वो भी आपके साथ साझा करता रहूँगा, लेकिन शोध जारी रहेगा, रिसर्च जारी रहेगी। जिस तरह आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में नए नए शोध होते हैं, उन बीमारियों को ढूंढा जाता है जिनको अभी तक नहीं पकड़ पाए और उनका नाम रखा जाता है, इसी तरह हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी शोध चलता रहेगा। हमारी कोई लड़ाई नहीं है कि पितृदोष वर्ड नहीं लिखा हुआ, काल सर्प दोष शब्द तो ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ। जब जिस चीज़ का इफेक्ट समझ आ गया उसका इलाज हमने ढूंढना है, करना है। इसी को कहते हैं ज्योतिष का चस्का, समझ गए? तो हमें तो ये चस्का है। हम कहते हैं कि हमारी इस आदत का फ़ायदा कोई ले जाए तो ले जाए, आप ले सकते हैं इसका फ़ायदा। सो मच्छ मनी के बारे में बात करने के लिए आया था और मुझे 40 मिनट हो गए हैं बोलते हुए। तो आप, हो सकता है आप समझ पाए हो मेरी बातों को, हो सकता है नहीं समझ पाए हो। अगर समझ पाए हो तो भी बढ़िया, नहीं समझ पाए हो तो भी कोई बात नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको कोई अभी भी बात नहीं समझ आई, मैं इसके ऊपर काम करता रहूँगा। यही है वो मचमणि जो राहु को अब कंट्रोल करने का हमने एक नया फार्मूला ढूंढा है। इसके ऊपर काम करेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।